हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस में एक और नई और एक्सक्लूसिव कंपनी, और साथ ही साथ डीप में डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है इंडिया के। अगर कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी बड़ा नाम टाटा मोटर्स ने कमाया है। तो टाटा मोटर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इनकी जो पूरी स्ट्रेटजी है, पूरा जो टेल वाइंड होके आया है, पूरा जो टर्न अराउंड होके कंपनी अब वापस एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, तो अब किस समय पे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और साथ ही साथ अभी कंपनी का जो बिजनेस है उसको पूरे तरीके से समझेंगे, और कंपनी की जो नई स्ट्रेटजीज आने वाली है आने वाले समय में उसको ढंग से समझेंगे, ताकि आपको डिटेल में समझ में आएगी कि असली में बिजनेस क्या चल रहा है। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी अगर हम बात करें एनालिस्ट की रेटिंग की, तो करीबन 20 एनालिस्ट ने बोला है कि बाई रेटिंग, बट किस बेसिस पे आप खरीदने वाले हैं वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी चीज़ को डीपली एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारी भी इस पे राय बाई की है। तो आपको कब और किस तरीके से इसमें बाई करना है वो पूरी डीपली समझेंगे, और कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे बिजनेसेस टाटा मोटर्स अपने आप में लेके चलती है। तो सबसे पहली बात बताएं तो 125 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेशंस है, जिसमें साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूके, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज शामिल है। अगर हम बात करें कंपनी का जो प्रीमियम ब्रांड है, जो जिसमें जेगुआर लैंड रोवर शामिल है, वो यूके और साउथ कोरिया, चाइना, इस काफ़ी जगह पे काम करता है। और साथ ही साथ जो प्रीमियम ब्रांड है उसकी एक नई स्ट्रेटेजी आई है जेगुआर लैंड रोवर की। अगर हम बात करें तो री इमेजिन स्ट्रेटेजी, जिसमें कंपनी का फोकस है कि कंपनी अपने आप को टर्न अराउंड कर रही है इनटू द न्यू लग्जरी सेगमेंट, और अपनी जो क्वालिटी है उसको ईवी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर रही है। और आने वाले समय में कंपनी की बहुत सारी गाड़ियां जो है, जो JLR का जो पूरा प्लान इस साल डिस्कस किया है कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में, तो आज वो डिस्कस करेंगे। और साथ साथ बताएंगे कि जो इंडिया का बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड, उनकी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स और उनकी जो सब्सिडी है उसमें किस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो कंपनी के जो कमर्शियल व्हीकल है वहाँ से करीबन कंपनी का 13% रेवेन्यू आता है। जेगुआर लैंड रोवर से 78% रेवेन्यू आता है। जो सबसे बड़ा चंक है वो 78% का जेगुआर लैंड रोवर प्रीमियम सेगमेंट से आता है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी की पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, तो 6.8% रेवेन्यू वहां से निकल के आता है। विजन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का मानना है कि ऑटो ब्रांड में वो एक एस्पिरेशनल ब्रांड बनना चाहते हैं, और एक नई छाप छोड़ना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी का प्रेजेंस है, जिसमें यूरोप, चाइना में आप देख सकते हैं कितने व्हीकल सोल्ड किए हैं, यूके में 81,500 व्हीकल, इंडिया में 4,65,000 व्हीकल सोल्ड किए हैं, और नॉर्थ अमेरिका में 93,759। तो अगर हम नंबर ऑफ व्हीकल्स के हिसाब से बात करें तो इंडिया सबसे नंबर 1 पे आता है। वहीं दूसरा जो प्रीमियम सेगमेंट है वो नॉर्थ अमेरिका का आता है। चाइना सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ यूके एंड फिफ्थ यूरोप। तो ये जो जियोग्राफिकल जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन एरिया है वो निकल के आता है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो मीडियम एंड हैवी व्हीकल, जो MHCV आपको कहीं पे देखने को मिलता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में अगर आपको देखने को मिलता है। ILCV जो देखने को मिलता है वो होता है इंटरमीडिएट एंड लो। SCV होता है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। तो इस तरीके के व्हीकल का एक पूरा सेगमेंट है जो कंपनी का है। 13% के रेवेन्यू इसमें यहाँ से जनरेट करती है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से करीबन 7% का रेवेन्यू, और जो CV पैसेंजर करके जो कमर्शियल व्हीकल जो पैसेंजर वाला जो है उस सेगमेंट भी 13%। तो ये ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल का हो गया, ये पैसेंजर व्हीकल का हो गया, जिसमें सफारी, हैरियर, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, इस तरह की गाड़ियां शामिल है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कंपनी का जो सबसे बड़ा रेंज है वो है जेगुआर लैंड रोवर का, जो कंपनी का आउट ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा मार्केट, प्रीमियम सेगमेंट वाला मार्केट है, वो यहाँ से जनरेट रेवेन्यू करता है। तो इसमें आ जाती है आपकी XE, ई पेस, XF, F पेस, F टाइप। डिस्कवरी में डिस्कवरी स्पोर्ट्स, डिफेंडर 90, डिफेंडर 110, रेंज रोवर स्पोर्ट्स। तो ये सारी गाड़ियाँ इनके पास शामिल है। कंपनी को काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के जो स्टेट ऑफ द आर्ट R&D सेंटर्स हैं, जिसमें कंपनी अपने आप रेगुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। और आने वाले समय में कंपनी का मानना है कि कंपनी अपनी जो इनोवेशन है उसको और इम्प्रूव करने वाली है। और कंपनी का मानना है कि कंपनी के जो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो आने वाले समय में और ज़्यादा एस्टेब्लिशिंग होंगे। और हायर एनुअल सेल्स कंपनी ने इस साल की है। 8 ईयर्स की जो एनुअल सेल्स है उससे यहाँ पर ज़्यादा सेल्स की है। मतलब पिछले 8 सालों में जितनी सेल नहीं हुई है उतनी इस साल जो ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि पेंडेमिक होने के बावजूद। ग्रोइंग मार्केट शेयर अगर बात करें तो 8.2% मार्केट शेयर यहाँ पे कंपनी ने गेन किया है। कंपनी का जो चेयरमैन है, मैनेजमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो अब बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुकी है। जब से एन चंद्रशेखरन आए हैं, कंपनी के जो चेयरमैन बने हैं, वहाँ पर
तो एन चंद्रशेखर ने जब से कंपनी में एंट्री ली है तब से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। कंपनी के जो स्ट्रेटेजी है उसको पूरी तरीके से चेंज किया है। पूरी एक कंपनी को एज ए पूरे ग्रुप को कंपनी ने ग्रुप ऑफ कंपनीज को एन चंद्रशेखर ने संभाला है। तो मैनेजमेंट के जो तरफ से जो यहाँ पर टेलविंड चल रहे थे वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इंडिया बिजनेस की बात करते हैं तो जो सप्लाई चेन के जो बॉटल नेक्स थे वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आए। कंपनी का जो बिजनेस है वो 2% से ग्रो हुआ, रेवेन्यू 7% से ग्रो हुआ और इबिटा पे कंपनी ने फोकस किया, कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे फोकस किया और कैश फ्लो पे फोकस किया। क्योंकि कंपनी अगर पिछले सालों को अगर आप ढंग से एनालाइज करें तो यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को तो एक्सपेंड कर रही थी बट वहाँ पर इनके जो ऑपरेशनली काफ़ी लॉस कर रही थी। इबिटा मार्जिन से यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, कंपनी के रेवेन्यू गिरे हुए थे। तो कंपनी ने यहाँ पर न्यू फॉरएवर करके कंपनी ने पर्सनल मोबिलिटी की जो कार्स है और एसयूवीज है वो लॉन्च की है पीवी बिजनेस में। और वो कंपनी की जो एनुअल सेल्स है पिछले 8 साल में जो रेंज नहीं आ रही थी एनुअल सेल्स की, वो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर गेन की है। री इमेजिन पीवी से भी यहाँ पे ग्रोथ मिली है और साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट लीडरशिप है वो 71.4% हो चुका है। ईवी सेगमेंट की बात करें तो ईवी में द ओनली कंपनी जिसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर किसी एक कंपनी का 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर हो। 4,000 से ज़्यादा नेक्सॉन यहाँ पर बिक चुकी है और इनका अभी भी फोकस मेनली फोकस है एसयूवी सेगमेंट में। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं जो एसयूवी वाले हैं जो जिनके जो 10 लाख 15 लाख की गाड़ी होती है वो ही पर उसी पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि वही जल्दी से स्विच कर सकते हैं। क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं उनको स्विच करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की आप 5 लाख की कैपेसिटी वाले आदमी हो तो आपको स्विचिंग कॉस्ट बहुत भारी लगती है। तो इसलिए इनका जो मेन सेगमेंट है वो पहले इनका फोकस रहेगा कि की सेगमेंट जो एसयूवी वाला सेगमेंट है उस पर फोकस किया जाए। उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने की बात चल रही है। दूसरा जो सेगमेंट है जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आता है वो है जेएलआर सेगमेंट, जहाँ पर 14% का ड्रॉप देखने को मिलता है। ईबिट यहाँ पर फिर भी इंप्रूव होता हुआ नजर आता है 250 बेसिस पॉइंट पे, क्योंकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का जो फोकस था वो पिछले साल पूरे साल दिखा। और साथ ही साथ कंपनी का फोकस भी है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ग्रोथ। कंपनी का यही फोकस है कि कंपनी को पहले अपने आप को सस्टेन करना है, कंपनी को नेट डेट फ्री होना है 2023-24 तक। और इसके अलावा कंपनी के जो यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर फोकस करना है। रिटेल सेल्स चाइना में भी डिक्लाइन हुई है क्योंकि एक चीज़ जो कंपनी की देखी गई, जो जेएलआर की अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो पूरी जो ईवी जो पॉलिसी है उसको जिस तरीके से कंपनी ने अडॉप्ट किया उसमें काफ़ी कंपनी पीछे रह गई। क्योंकि जो टेस्ला का फर्स्ट मूवर एडवांटेज था वो यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन गेन किया ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मार्केट की बात किया जाए तो। और दूसरी चीज़ है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, जो वोल्वो हो गई या आप कह सकते हैं मर्सिडीज हो गई या ऑडी हो गई, तो उन्होंने यहाँ पर कंपनी से पहले अपनी स्ट्रेटेजीज लॉन्च की और उसके चलते जो उनके पास जो व्हीकल हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हो चुके हैं। और कंपनी का अभी तक अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ईवी सेल्स में कंपनी का टोटल 1% शेयर भी नहीं आता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा कंसर्न का विषय है क्योंकि जेएलआर में यहाँ पर लगातार रीइमेजिन स्ट्रेटेजी लाई जा रही है ताकि फोकस किया जाए कि आगे आने वाले समय में बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ यहाँ पे लॉन्च की जाए। बट टाटा मोटर ग्रुप काफ़ी इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया, जिस कारण ही कंपनी का जो मार्केट शेयर अगर हम देखें तो यहाँ पे गिरता हुआ नजर आता है। वहीं टाटा मोटर्स की जो अब जो जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, इनका मानना है कि 100% गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर फ्री हो जाएगी 2036 तक। और 2025 तक कंपनी के जो जेगुआर है पूरी फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएगी। 60% जेगुआर लैंड रोवर जो है कंपनी की बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल हो जाएंगे 2030 तक। और कंपनी का जो है कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसका अगर हम देखें तो पिछले साल से इस साल में ईवी पेनिट्रेशन 2% से मतलब कि डबल हो चुका है। 1% था पिछले साल और अभी आने वाले समय में 2% हो चुका है इस साल में। तो अब यहाँ पर जो है जो ट्रैक्शन है वो बढ़ने लगा है। साथ ही साथ 2025 में कंपनी बोल रही है कि 2025 तक 10 नए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो यहाँ से बहुत बड़ा ट्रैक्शन आएगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंपनी का काफ़ी तगड़ा फोकस है। अगर हम टाटा पावर की बात करें, इनका पूरा जो यूनिवर्स है, जो ईवी का जो पूरा इनका यूनिवर्स है वो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है। इंडिया की अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो टाटा केमिकल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है टाटा बैटरी ऑपरेशन के लिए। टाटा पावर है जहाँ पर इनको पावर की जो जरूरत होगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वो वहाँ पे इनके लिए काम कर रही है। टाटा मोटर्स से जो गाड़ियाँ बना रही है, साथ ही साथ कंपनी के पास और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो इनके जो स्टोर है जहाँ पर चार्जिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जा सकते हैं। तो इनके पास अब एग्जिस्टिंग सिनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे यहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी हेल्प मिलेगी कंपनी की ग्रोथ में। साथ ही साथ इसी तरह कंपनी के सीईओ और एमडी ने भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बोली है बट वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती नहीं है।
मैंने पढ़ लिया है, बट अगर आपको और पढ़ना है तो आप इसको जाकर विजिट कर सकते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट को। इसके अलावा जो कंपनी के सीईओ हैं, जो जेएलआर के सीईओ हैं, उन्होंने भी यहाँ पे रीइमेजिन स्ट्रेटेजी का फोकस बताया कि कंपनी का नेट जीरो कार्बन फ्री होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईयू जो है, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप अभी सबसे बड़ा हॉट मार्केट है। अगर हम प्रीमियम सेगमेंट और ईवी की बात करें तो चाइना से ज़्यादा ईवीज अभी यूरोप में बेची जा रही है। और वहाँ पर क्या है कि ईयू की पॉलिसीज आ चुकी है जो काफ़ी फोकस कर रही है कि ईवी में चेंज किया जाए और प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांड्स को यहाँ पर प्रेफरेबिलिटी मिल रही है, और उसके कारण यहाँ पर ट्रैक्शन काफ़ी बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह जेगुआर भी यहाँ पर ब्रांड अपना एस्टेब्लिश कर रहा है, 2025 तक उनका मानना है कि ये प्योर इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। और ईबिट का मार्जिन का फोकस यहाँ पे कंपनी का है, ताकि कंपनी को एक मोस्ट प्रॉफिटेबल लग्जरी मैन्युफैक्चरर बनाने में हेल्प करेगा ये कंपनी का डबल डिजिट इबिटा लाना और प्रॉफिट ओवर वॉल्यूम अप्रोच। ये आने वाले समय में कंपनी को काफ़ी हेल्प करेगी। अगर हम बात करते हैं कंपनी के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में फोकस की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो, नेट ऑटो डेट फ्री होना और इबिटा मार्जिन, इन तीनों पे काफ़ी अच्छा फोकस है, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट को स्ट्रेथन किया जाए और उसके चलते फिर कंपनी आगे यहाँ पर आने वाले समय में ग्रोथ करती हुई नजर आए। अगर अब आ जाते हैं हम सेगमेंट वाइज की, कमर्शियल व्हीकल है, उसमें पहले कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो कंपनी अगर हम पिछले 2010 की सेल्स के बराबर आ चुकी है सेल्स, क्योंकि लगातार कमर्शियल व्हीकल में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा था इंडिया में। बट जब से BS6 रेंज आई है, जब से कि जो इंडिया है उन्होंने यहाँ पे BS6 रेंज, BS6 क्या होता है, तो ये एक एमिशन की गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें अलग अलग रेंज के व्हीकल बनाने होते हैं। तो BS6 में यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऐसे ऐसे कैपेसिटी वाले इंजन बनाने पड़ते हैं, तो आपको सारी जो गाड़ियाँ होती है उसको चेंज करना पड़ता है, आपके उनके इंजन को चेंज करना पड़ता है। और वो अगर टाटा मोटर्स के इसके चक्कर में भी यहाँ पर बहुत सारे डिक्लाइन देखने को मिले, क्योंकि उसके चलते आपको इंजन की पूरी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना पड़ता है, ताकि एमिशन जो नॉर्म्स हैं उसको आप फॉलो कर सके। जो सरकार के एमिशन नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से आपको गाड़ियों के इंजन बनाने पड़ते हैं, ताकि कम से कम एमिशन हो, CO2 का एमिशन कम से कम हो। तो कंपनी को उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स करना पड़ता है, इसलिए कंपनी ने कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस किया। फिर भी यहाँ पर जो मार्जिन है वो इंप्रूव होते हुए नजर आए। 5.3% मार्जिन इंप्रूव हुए, 5.3% का EBITDA मार्जिन है, जिसमें 130 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज देखने को मिलता है। और कंपनी का जो मार्केट शेयर है अगर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वो काफ़ी तगड़ा है। 58.1% का यहाँ पर मार्केट शेयर कंपनी लेके चलती है, जो काफ़ी ग्रोथ है। और इंडिया की अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो जिस तरह से ये स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रही है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प करेगी कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में आप देखेंगे कि लोग काफ़ी पुराने चलते हैं, और अगर स्क्रैपिंग पॉलिसी आएगी, आप उस नॉर्म्स में फिट नहीं होते, तो ये टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टाटा मोटर्स के लिए और अशोक लेलैंड, ये दोनों इस बड़े सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी जैसे ही स्क्रैपेज पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्राइव है जो यहाँ पर आपको आने वाले समय देखने को मिल सकती है। इसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जा रहा है, मार्केट डेवलपमेंट और एफिशिएंसीज, क्योंकि एथेनॉल की जिस तरह से ब्लेंडिंग बढ़ती जा रही है, इस तरीके के नए व्हीकल्स को यहाँ पर मार्केट में लॉन्च करना होगा। अगर हम इसके टारगेट्स और इसकी गाइडेंस की बात करें तो डबल डिजिट EBITDA यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और कैपेक्स में 3 से 4% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ पर खर्चा करने वाली है। तो उसके कारण इनके जो कैश फ्लो है वो यहाँ पर सुधरते हुए नजर आएंगे, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। ये जो गाइडेंस है वो आने वाले समय में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसी के कारण जो स्टॉक में एक रैली देखने को मिली थी, 350 रुपये तक के करीब स्टॉक आया। उसके बाद से सेमीकंडक्टर के इशू के कारण जब से स्टॉक नीचे आया, ये दिस इज द गुड टाइम टू बाई इन फॉर ए लॉन्ग टर्म। अगर आपको टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म है, अगर आपका विजन है यहाँ से 2 या 3 साल का, तो ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। और ये ऐसी कंपनी है ना जिसमें अभी जो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती जा रही है, और इंडिया का जो पूरा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है ईवी सेगमेंट वाला, वो यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि टाटा ने पूरी तरह से रूल आउट कर चुका है। अब आ जाते हैं कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पर काफ़ी रीबाउंड देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने जिस तरीके से लोगों के दिमाग में छाया है, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि लोगों को खुद का व्हीकल लेने की अब वापस से जाग चुकी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे ही ओला उबर आए थे तो लोग सोचते थे कि यार हमें क्यों खरीदना है। अब यहाँ पे वापस से उस चीज़ की नीड यहाँ पे महसूस होने लगी है, और लोगों ने इस बार खूब ट्रैक्शन दिया, और इसके कारण जो इनका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉग है, और इनकी जो ब्रांड इमेज है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉग है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले समय में पिछले ये जो सेल्स है, जो पिछले 8 साल में ऐसी सेल्स देखने को नहीं मिली, वो एनुअल सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती है। 63% मार्केट कवरेज, हाईएस्ट एवर एब्सोल्यूट EBITDA पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं है जैसा इस साल कंपनी ने दिया है। वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इंडस्ट्री का जहाँ पे डिक्लाइन है, वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर 69% देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी कंपनी का फोकस है कि फाइनेंशियल टारगेट्स दिया है कि हाई सिंगल डिजिट EBITDA यहाँ पर अगले 3 साल में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपेक्स कंपनी 5 से 6% ऑफ द रेवेन्यू करने वाली है, और फ्री कैश फ्लो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में भी यहाँ पर आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो मेन जो जिसका
जिसके कारण ये स्टॉक मुझे अभी सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो है अंडर पेनिट्रेटेड ईवी मार्केट इन इंडिया, जहाँ पर काफ़ी बड़ी ग्रोथ बाकी है। 4000 से ज़्यादा नेक्सॉन ईवी ये सेल कर चुके हैं। 71% 0.54% मार्केट शेयर इनका ऑलरेडी है इंडियन मार्केट में। साथ ही साथ इनकी जो ब्रांड रिकॉल वैल्यू है वो काफ़ी तगड़ी है। वॉल्यूम ग्रोथ 218% हुआ है। और कंपनी ने चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जो कंपनी की टाटा मोटर्स टाटा पावर है, जो मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाटा पावर टाटा का पूरा यूनिवर्स है। टाटा केमिकल से यहाँ पर बैटरी की, लिथियम आयन की बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। टाटा ऑटो कंपोनेंट सिस्टम यहाँ पे बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। टाटा माइक्रो फाइनेंस से यहाँ पर ईवी के लिए फाइनेंस की सुविधा फ्री में, मतलब ईवी की माइक्रो फाइनेंस की सुविधा, लो रिस्क ऑफरिंग यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा कंपनी के चार्जिंग स्टेशन, कंपनी के एसी चार्जर 3000 से ज़्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं। चार्जर्स पब्लिक चार्जिंग की बात करें तो 355 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। इसके अलावा कंपनी के टच पॉइंट्स भी यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर लगातार कंपनी इंप्रूव करती जा रही है। कंपनी का जो ईवी मार्केट में इंडिया का फोकस है वो काफ़ी तगड़ा है, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कंपनी का विजन काफ़ी क्लियर है कि डिजायरेबल लग्जरी ब्रांड में फोकस करना, और साथ ही साथ ऑल इलेक्ट्रिक बाई 2025 जगुआर को ऑल इलेक्ट्रिक करना। फर्स्ट बीईवी लैंड रोवर आएगा 2024 में, और कंपनी का जो 60% बीईवी सेल्स लाना है 2030 तक। तो कंपनी का लगातार फोकस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे। और कंपनी यहाँ पर साफ साफ बता रही है कि कंपनी टाटा ग्रुप की जो सिनर्जीज हैं, जो एक्सटर्नल पार्टनर से लेने के बजाय कंपनी जो टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं, टाटा पावर हो गई, टाटा और जो दूसरी चीज़ें हैं, उन पर यहाँ पे फोकस करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा सके सिनर्जीज पे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके इबिडा मार्जिन पे और इंप्रूवमेंट लाया जा सके अपनी दोनों और अपनी ग्रुप कंपनीज के साथ मिलकर। कंपनी का फोकस हमेशा क्वालिटी डिलीवरी कॉस्ट पे फोकस है, रिडक्शन है व्हीकल कॉस्ट में किया जा रहा है, और पीएनएल पे काफ़ी फोकस है ताकि इबिटा मार्जिन को सुधारा जाए। साथ ही साथ कंपनी की अगर हम बात करें कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, टारगेट किया जा रहा है चाइना, नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप और ओवरसीज़ में जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं उनको, ताकि कंपनी अच्छे से अच्छी यहाँ पर अप्रोच कर सके। कंपनी के मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की बात करें तो व्हीकल सेल्स और मार्केट शेयर में कंपनी का 8,37,000 व्हीकल कंपनी ने इस साल सोल्व किए हैं, जो 12.9% है अगर पिछले साल के कंपेरिजन में बात करें तो। और आने वाले समय में कंपनी का मानना है कि जिस तरह से इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग फेज में है, अगर हम इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर 6.1% का डिक्लाइन देखने को मिलता है, बट टाटा मोटर्स ने वहीं व्हीकल में ग्रोथ 4.4% की 2019-20 में यहाँ पर ग्रोथ हासिल की है। तो ये साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा कि मार्केट शेयर में भी कंपनी का काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। 14.1% मार्केट शेयर कंपनी ने गेन किया है अगर होलसेल सेगमेंट की बात करें, जो कि 12.7% हुआ करता था। कमर्शियल व्हीकल में भी यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में जो ड्रॉप देखने का मिला, उसके बाद 2019-20 और 2021 में भी यहाँ पर ड्रॉप था, क्योंकि जो है सेमीकंडक्टर की डिमांड यहाँ पर लगातार गिरती जा रही है। सेमीकंडक्टर के कारण यहाँ पर जो ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ पर काफ़ी बहुत बोझ देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा इसके कारण जो क्या है कि डिमांड का उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, और उसके चलते थोड़ा सा यहाँ पर जो है मार्केट में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है, ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में भी और पूरे वर्ल्ड मार्केट में भी। बट कंपनी का हमेशा से फोकस रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए कंपनी के जो मेन एरिया है, कोर एरिया है, जो उसको यहाँ पर पहले फुलफिल किया जाए। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो जेगुआर लैंड रोवर पे यहाँ पे कंपनी का फोकस था, क्योंकि वहाँ पर जो इबिडा मार्जिन है वहाँ पर ज़्यादा है, और वहाँ पे दूसरी चीज़ों में प्रीमियम सेगमेंट में जो सेल्स है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कंपनी का पहले सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाए, और फिर उसके बाद अगर दूसरे एरिया में यहाँ पर यूज़ किया जाए तो पैसेंजर व्हीकल में भी यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो मार्च 2021 में एक्सपोर्ट है जो कि हाईएस्ट है सिंस सितंबर 2019, और कंपनी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2283 जो कि 31.6% है बिलो। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के कारण, इम्पोज के कारण यहाँ पर दो तीन क्वार्टर्स ऐसे ही निकल गए थे, और उसके चलते अगर हम यहाँ देखें तो ओवरऑल लेवल पे एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि सिग्निफिकेंट है। जेएलआर में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। जेएलआर ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और जो जेएलआर की नई जो रेंज आई है उसने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। अगर हम ओवरऑल अगर डेटा को एनालाइज करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में होलसेल और रिटेल वॉल्यूम्स आपके सामने हैं, जिसमें टोटल कमर्शियल व्हीकल में 22.6% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के पैसेंजर व्हीकल में, तो पैसेंजर व्हीकल में आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर 68.1% का, तो पैसेंजर व्हीकल में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे कंपनी के नए जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं वहाँ पर भी अच्छी ट्रैक्शन है, और साथ ही साथ रिटेल लेवल पर भी 53.8% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम रिटेल वॉल्यूम की बात करें पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में, तो वहाँ पर भी डिक्लाइन है। तो ये जो चीज़ें हैं कमर्शियल व्हीकल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर
इम्प्रूव होने के लिए जो कंपनी ने भी यहाँ पर गाइडेंस दिया है कि कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पर 42% का जो डिक्लाइन है उसमें आने वाले समय में धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि जैसे जैसे स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जब वो सपोर्ट करेगी तो यहाँ पर चीज़ें हैं जो चेंज होती हुई नजर आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन करवा सकती है। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल की ओवरऑल बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में यहाँ पर जो एनसीएलटी में अप्रूवल पेंडिंग था कि इसको अलग किया जाए टाटा मोटर्स से, ताकि इसके लिए अलग स्ट्रेटेजीज बनाई जा सके, कंपनी की जो वैल्यू है अनलॉकिंग हो, तो वहाँ पर वो अप्रूवल मिल चुका है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि पैसेंजर व्हीकल वाला जो सेगमेंट है उसकी अलग से कंपनी भी हो सकती है। कमर्शियल व्हीकल में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली थी पिछले साल, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा डिक्लाइन था। तो उसमें जो मेजर डिक्लाइन अगर हम देखेंगे तो वो है कि कमर्शियल व्हीकल में जो पैसेंजर व्हीकल की कैटेगरी थी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि अब देखो जो हम आसपास जाते थे वो यहाँ पर हमारा बंद हो गया था, तो उसके चलते यहाँ पर 78% का फॉल देखने को मिलता है टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री में भी, और कंपनी के पास भी इतना ही सेम फॉल देखने को मिलता है। आप अगर हम इंडस्ट्री सेल्स की बात करें तो 78% का फॉल था, और वहीं टाटा कमर्शियल व्हीकल की सेल की बात करें तो भी वहाँ पर 78% के लमसम का सेल डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पर ही इस तरीके का था, और वो ही कंपनी के पैरामीटर्स भी उसी तरीके के हैं अगर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री में ही यहाँ पर डिक्लाइन था, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में भी डिक्लाइन तो होना ही था। इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं कंपनी के जगुआर लैंड रोवर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होलसेल वॉल्यूम और रिटेल वॉल्यूम का चार्ट आप देख सकते हैं। तो और हर फ्रंट पे कंपनी का डिक्लाइन है। चाइना को अगर हम छोड़ दें तो चाइना में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है 2019 2020 के कंपेरिजन में 2021 में, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो हर फ्रंट में हर लैंड रोवर हो गया, जेगुआर हो गया, वहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। और मेजर डिक्लाइन आप देख सकते हैं कि जेगुआर में देखने को मिला 46.5% और 30.5%, लैंड रोवर में 19.9% और 7.1% ही हुआ है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से कंपनी का फोकस है, तो ये जो सेगमेंट है जिससे कंपनी का सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो वहाँ पर भी कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी इंडिया का जो फोकस है वो काफ़ी तगड़ा है, जो यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसको ड्राइव करेगा और कंपनी को नेट डेट फ्री बनाने में हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं कंपनी को कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसके चार्ट एनालिसिस। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें टाटा मोटर्स के, तो टाटा मोटर्स ने 1991 1992 में स्टार्ट किया था, और बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम तक अगर हम बात करें तो कंपनी एक ही रेंज बाउंड में थी। उसके बाद से कंपनी ने एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला जो 2013-14 तक चलता रहा, और 2013-14 के बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, और 2016-17-18 तक अगर आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हुई। उसके बाद से वापस एक बहुत ही तगड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। फिर ये चीज़ें जो BS6 का आया, BS6 करके जो कंपनी को चेंज करने पड़े इंजन्स, और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब कंपनी का अगर हम पिछले साल और पिछले 4-5 साल की अगर हम बात करें तो कंपनी में धीरे धीरे है जो अभी से यहाँ से लॉकडाउन के बाद यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और एक बार स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं कि अब आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द राइट टाइम यहाँ पर आपको एक्विजिशन करने की ज़रूरत है, इसको अकुमुलेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो यार 300 के रेंज के नीचे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबिलिटी मैनेजमेंट में आ चुकी है, और साथ ही साथ कंपनी की पॉलिसीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड वो काफ़ी तगड़ी है, और वो आने वाले समय में बहुत ट्रैक्शन गेन करवाएगी। और अगर हम सबसे पहले अगर आपको कहें कि 300 के नीचे क्यों खरीदना है, तो जो हमारी जो बाइंग रेंज है वो होनी चाहिए बिलो 300 आपको जितना अक्वायर करना है आप कर सकते हैं। जो अभी जो ये जो ट्रेंड चल रहा था, जिस ट्रेंड में ये इतना ऊपर गया, वो ट्रेंड में रुकावट क्यों आई है, क्योंकि यार सेमीकंडक्टर के इशू के कारण यहाँ पर जो रुकावट आई है, और वो धीरे धीरे कंपनी का गाइडेंस है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में, मतलब कि जो Q3 होगा वो यहाँ पर इस चीज़ को इंप्रूव कर देगा, और वहाँ से वापस से एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया है कंपनी ने, 280 रुपये के रेंज पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया है। 280 से 200-300 की रेंज है वो यहाँ पर काफ़ी टाइम ले रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और अब यहाँ से एक अप ट्रेंड मेरे को लग रहा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये स्टॉक काफ़ी अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि यार आने वाले समय में ये जो स्टॉक है वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसका जो टारगेट होगा वो भी मैं लॉन्ग टर्म का ही दूंगा, और ये जो लॉन्ग टर्म होगा वो 2 या 3 साल का होगा, और वो आप टारगेट सुनेंगे तो आपके लिए सही में ये मल्टीपैकर रिटर्न आपको देने वाला है। 1500 रुपये का टारगेट मैं दे रहा हूँ 3 साल के लिए, नहीं इसको 2 साल को हटा दें, 2 साल में आ सकता है, बट आई विल नॉट सजेस्ट, मैं आई वॉन्ट टू बी थोड़ा जेन्यून। तो 300 रुपये का जो अभी है, बाई एट अराउंड 300 एंड 1500 फॉर लॉन्ग टर्म,
और अगर कुछ जो है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हमारा वीडियो देखते हैं, तो अगर हम आपको बताएं तो 300 रुपये की रेंज पे आप भी खरीद सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो आप 350 रुपये का जो आपका है वो टारगेट 1 होगा। 350 का टारगेट तो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। और टारगेट टू होगा जो मैं कह रहा हूँ कि करीबन दिसंबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। वो होगा आपका 450 रुपये का टारगेट है। अगर ये जो सेमीकंडक्टर का इशू आपको, वो सबसे मेन आपको फोकस करना है, उसको आपको रेगुलर अपडेट रहना है, तो आपको ये 450 का जो लेवल है वो आपको पता रहेगा कि यार इसको अपडेट, और इसकी जो फॉलो ऑन अपडेट है आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे आप जरूर फॉलो करें और ट्विटर पे फॉलो कर लें, तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अभी तक यहाँ देख रहे हो तो यार कमेंट करके बताओ कि आपने कौन कौन से एनुअल रिपोर्ट और हमें करनी चाहिए, और आपने कौन कौन से हमारे देखे हैं वो भी बताओ। और साथ साथ बताओ कि यार ये वीडियो पूरा कैसा लगा, क्योंकि यार इसमें काफ़ी मेहनत लगती है पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में और उसको एनालाइज करने में। तो ज़रूर से कमेंट करके जाएँ, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सारे जने कमेंट करते हैं। इसके अलावा आपके हिसाब से और कौन कौन सी हमें पढ़नी चाहिए वो ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।